Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, that is the court and their importance. Okay, so कोर्ट क्या होता है, अदालतें क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट्स एंड दिस इज पार्ट 1. So without any delay, let's get started. Okay. So, a very first slide, that is quote and their importance chapter is given, but there is a story for you. So, read the story and answer the questions. So, basically, I am going to read the whole paragraph and then we will discuss the story. Okay, so let's begin. There was once a king who lived in a grand palace. There was a river at a distance where the village washerman would wash clothes daily. One day, the washerman and his wife were washing the clothes till late, and it grew dark. While they were returning home, suddenly a bullet came from the direction of the palace, which hit the washerman, killing him on the spot. Okay, वेरी इंटरेस्टिंग बना. सो हम लोग ये स्टोरी समझते हैं इन माई सिंपल लैंग्वेज. क्या होता है कि एक बहुत बड़ा महल होता है और इस बड़े महल के पास में एक नदी बहती है जो पास में ही है. अब इस नदी में जो धोबी होते हैं जिनको वॉशरमैन कहते हैं हम लोग, ये रोज़ यहाँ पर कपड़े धोने आते हैं और ये उनका रूटीन है, रोज़ का है. एक दिन वॉशरमैन और उसकी वाइफ दोनों कपड़े धो रहे हैं और कपड़े धोते धोते शाम हो जाती है. अब शाम का माहौल ऐसा है कि अंधेरा छाने लगता है. तभी एक गोली चलती है और वो गोली किस दिशा से आती है, महल की तरफ से आती है. और ये गोली लगती है सीधी वॉशरमैन को, धोबी को लगती है, जहाँ पर सैडली उनकी मौत हो जाती है. आई होप आपको यहाँ तक एक स्टोरी क्लियर है. सेकंड स्लाइड पे चलते हैं. ओके, एक राजा है और एक फीमेल है और ये कुछ राजा को बता रही है. आई थिंक ये वॉशर वुमन हो सकती है, जो धोबी है उसकी वाइफ हो सकती है, मे बी. वो तो हम लोग आगे जब स्टोरी पढ़ेंगे तब हमको बेटर क्लियर होगा. लेट्स सी. ट्रू जजमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं ये ट्रू जजमेंट क्या है. वेल, ऑन द नेक्स्ट डे द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक द जस्टिस. अब अगले दिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौत हो जाती है, बहुत दुख की बात है, पर अगले दिन जो वॉशरमैन की वाइफ है ना, वो दरबार में जाती है. ठीक है, कोर्ट में जाती है. द किंग लिसन टू हर केयरफुली. सारी बातों को अच्छे से राजा सुनता है, जो अच्छी बात है. शी सेड द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस ओनली. तो राजा पूछता है, क्या आपको विश्वास है कि गोली महल की तरफ से ही चली थी? उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ, महल की तरफ से ही चली थी. द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल एंड आस्क हर टू कम नेक्स्ट डे. राजा ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये डिसाइड किया कि इनको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होगा. एंड उन्होंने वॉशर वुमन को कहा कि आप कल आइएगा, आपको मैं कल देखते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ है केस पे. When the king investigated the matter, he found out that it was the queen who had fired the shot. She was fond of hunting but had no intention to killing the washerman. तो उन्होंने अपने मंत्रियों से डिस्कस किया, मंत्रियों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया. इन्वेस्टिगेशन में ये ऑब्जर्व में आता है कि जिसने गोली चलाई थी ना, वो रानी थी. ओके, और उसकी जो रानी है वो जानता है राजा कि इनको हंटिंग का बहुत शौक है. एंड जब उन्होंने रानी को बुलाया और रानी से पूछा, क्या तुमने गोली चलाई थी? रानी ने कहा, हाँ मैंने ही चलाई थी, पर मुझे लगा वहाँ पर कोई एनिमल है
तो मैंने शिकार करने के इंटेंशन से गोली चलाई थी, मैंने वॉशरमैन को मारने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। वेल, आई फाउंड दिस स्टोरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं आगे पढ़ता हूँ। द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द वॉशर वुमन वेंट टू द कोर्ट नेक्स्ट डे। पूरा गांव विद वॉशर वुमन दरबार में सब रेडी है। शी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस। ही reassured her, saying, I will ensure that you get justice. Everybody was listening to this carefully. रानी जैसे ही अगले दिन दरबार लगता है तो जो वॉशर वुमन होती है कि महाराज, आपके किंगडम में मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। एंड राजा बोलता है कि हाँ, इंसाफ होगा और पक्का होगा। और सब लोग बहुत शांत हैं, है ना। आगे ये स्टोरी का कोई अता पता नहीं है। लिखा है थिंक, सोचो, व्हाट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ किंग। किंग ने क्या फैसला सुनाया होगा। ओके, आई एम जस्ट हियर वेटिंग फॉर 10 सेकेंड। आई थिंक आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर लिख सकते हो। ओके, लेट मी सी। ओके, नाउ लेट मी गो थ्रू द वर्डिक्ट। सी, मैंने कुछ 2-3 रेफरेंस बुक पढ़ी थी एंड उसमें मुझे एक जस्टिस बहुत सही लगा। अब हम लोग इस एंगल केस को 3-4 एंगल से स्टडी करते हैं। अगर राजा है तो वो अपनी वाइफ को बचा भी सकता है। ठीक है, वो बोलेगा हमको लगा कि नहीं, ये फायर महल से नहीं चली थी, ये कहीं और से चली थी, और अब पता नहीं है किसने किया था, और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जब गुनहगार का पता चलेगा आपको बता देंगे। ऐसे करके राजा इनको भेज सकता है, वॉशर वुमन को और गांव वालों को। इसमें रानी भी बच जाएगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा कि राजा बिल्कुल सच्चा है, उसने बता दिया कि मेरी रानी है और यही गुनहगार है, एंड अकॉर्डिंग टू द कानून ये पनिशमेंट होना चाहिए जो मैं रानी को दे रहा हूँ। अब वो भी सही बात नहीं है, क्योंकि रानी अगर चली जाएगी तो फिर आगे राज्य का भविष्य क्या होगा। ओके, लेकिन मैंने एक रेफरेंस बुक में पढ़ा था कि राजा ने ऐसा कहा, राजा ने स्ट्रेट अवे वॉशर वुमन को बंदूक हैंड ओवर कर दी। माय डियर लेडी, यू टेक दिस गन, आप ये बंदूक रखो। एक्चुअली मेरी पत्नी ने ही आपके पति का खून किया है, पर उनको मारने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेरी पत्नी ने तुम्हारे पति का खून किया, अब तुम बदला लो, तुम इसके पति को मारो, यानी मुझे मार सकती हो। पूरा, अब भाई साहब आप ये सोचो क्या होगा, पूरा कोर्ट स्टन कि ये राजा ने क्या बोल दिया। एनी हाउ, वॉशर वुमन ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने आपकी रानी को माफ़ किया और मैं आपको नहीं मारूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे राजा हो। आप जैसे राजा को अगर मैं मारूंगी तो मुझे पाप लगेगा एंड मैं ये नहीं कर सकती। एंड राजा फिर ये भी कर सकता है कि उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे जब तक उसके बच्चे अपने पाँव पे खड़े ना हो जाएं। आई थिंक ये स्टोरी से हमको बहुत कुछ जानने को मिला है। ठीक है, एंड बाकी अगर ऐसी स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है तो जोली LLB और जोली LLB 2 मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा। अभी तो राजा महाराजाओं के ज़माने के केसेस हैं, आजकल क्या केसेस होते हैं वो आपको मूवी में पता चलेगा। ठीक है, वेरी गुड मूवी। फर्स्ट में अरशद वारसी है, सेकंड में अक्षय कुमार है, बट द जज इज़ द सेम इन बोथ द मूवी एंड आई लव द जज। ओके, आप लोगों ने अगर ऐसी मूवीज़ देखी हैं तो आपको ये 3.2 पे ऐसी मूर्ति देखने को मिली होगी। एक मूर्ति है जिसके हाथ में ये बैलेंस है, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, एंड
इनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ऐसा आपने कभी सुना होगा कि कानून अंधा होता है, ठीक है। एंड इनके राइट हैंड में तराजू है तो लेफ्ट हैंड में तलवार है। इसका क्या मतलब होता है? तो पहले हम लोग ये सारे देख लेते हैं ये क्या है। वॉट डू यू सी इन द पिक्चर? वेल, हमको एक मूर्ति दिख रही है। वॉट इज द स्पेशल अबाउट दिस आइडल? हाँ, नॉर्मल मूर्तियों की कभी आंखों में पट्टी नहीं होती, लेकिन इसकी इनकी आंखों में पट्टी है। ओके, ये इसकी स्पेशल बात है। मे बी तलवार और आप लोग बैलेंस भी ऐड कर सकते हो। वॉट डज इट सिम्बलाइज? ये अदालतों में ये मूर्ति पाई जाती है, बस इतना ही हम लोग सिम्बॉल कर सकते हैं। वाई इज द स्केल केप्ट इन हिज हैंड? उनके हाथ में वो स्केल क्यों है, तराजू क्यों है? वेल, वो इसलिए है ताकि तराजू में दो साइड होती हैं, है ना। और अदालतों में भी दो पक्ष होते हैं, एक जो आरोप लगाता है और दूसरा जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो अदालत क्या करती है, दोनों को इक्वल चांस देती है, दोनों को बैलेंस मौका देती है। वॉट डज द स्वॉर्ड सिम्बोलाइज इन द हैंड्स ऑफ द आइडल? उनके हाथ में जो लेफ्ट हैंड में जो तलवार है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा है कि जो गुनहगार है ना, उसको पक्का 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 सज़ा मिलेगी। ओके, लॉ की लैंग्वेज में गुनहगार को हम लोग कल्पिट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द आइडल नोन एज? इसको गॉडेस ऑस्टिन कहा जाता है, ठीक है। गॉडेस ऑफ जस्टिस भी कहते हैं कुछ लोग। वाई इज द गॉडेस ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड? कानून है ना, कभी ये नहीं दिखता ये कौन है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सेलिब्रिटी है, वो है। कानून की नज़र में सब एक समान है, और कानून के पास इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वो कभी इमोशंस पे डिसीजन नहीं लेता है। बस आपने खून किया है, आप अगर प्रूव कर सकते हो तो वो गुनहगार है, उसको आप सज़ा दे दो। उसने खून किया है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। वाई डज द सी नॉट गिविंग द रॉन्ग वर्डिक्ट? वो कभी गलत चीज़ें दे ही नहीं सकती, गलत डिसीजन दे ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो दोनों पक्ष को अच्छे से सुनती है, और इमोशंस नाम की तो इनके पास कोई चीज़ होती ही नहीं है। ओके, रीड एंड अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो रीड एंड अंडरस्टैंड। आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, ये हमको पता ही है, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड। जुडिशरी मतलब जो हमारी अदालत की व्यवस्थाएं है ना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और अनबाइस्ड है, कभी भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। कोई बहुत बड़े मूवी यानी जो बॉलीवुड का कोई हीरो है, तो उसको भी कॉमन इंसान ही समझेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। गरीब से गरीब आदमी भी कानून की नज़र में वही हैसियत रखता है जो बड़ा सेलिब्रिटी रखता है, चाहे बहुत पैसे वाला इंसान क्यों ना हो या बहुत गरीब इंसान ही क्यों ना हो। अगर आपने खून किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, या आपने कोई भी एंगल से लॉ ब्रेक किया है तो आपको पनिशमेंट, कि आप रियल हकदार हो। सच क्रिमिनल डिप्राइव्ड फ्रॉम द पीपल, सच क्रिमिनल्स डिप्राइव्ड, सॉरी मैंने थर्ड पॉइंट मिस कर दिया। दोज हु आर डू नॉट अबाइड बाय द लॉ आर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल। जो कानून फॉलो नहीं करते हैं उन्हें कानून की नज़र में क्रिमिनल कहा जाता है। सच क्रिमिनल डिप्राइव्ड द पीपल ऑफ देयर राइट। ये लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल लोग, ये दूसरों को उनके जो जीने का हक होता है उसको छीनते हैं। आवर कंट्री हैज़ बेनिफिटेड द जुडिशरी एट ऑल द लेवल। हमको लगभग सारे लेवल्स में, लेवल्स क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी अदालत कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये लेवल्स क्या है? देर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट। एक तो तालुका कोर्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट कोर्ट। ये हमारे स्टेट लेवल की बात हो रही है, ठीक है। एंड जजमेंट आर पास्ड ऑन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो केसेस भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं, दूसरे क्रिमिनल केसेस होते हैं। अब ये केसेस में क्या क्या कवर अप होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, फॉर द जुडिशियल एंड द फंक्शनल क्विकली एंड इनएक्सपेंसिव लोक अदालत हैव बीन पुट ऑन इनटू प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है, कानून के प्रोसेस थोड़े लंबे हो जाते हैं, एंड इसको अवॉइड करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमने एक लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो हम लोग आगे ऑफकोर्स देखने वाले हैं। सो यू कैन सी, सबसे नीचे अगर आप लोग देखो तो तालुका कोर्ट होता है जो आपके आसपास होगा ही होगा, एंड हर डिस्ट्रिक्ट का उसके ऊपर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लगभग हर इंडिया के हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होता ही है। एंड हाई कोर्ट से भी ऊपर एक और कोर्ट होता है जो हमारी बुक में तो नहीं दिया है,
आई थिंक सिलेबस में कवर नहीं किया है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज द तालुका कोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे नीचे है आपका तालुका कोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर वाले लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फाइनल आता है हाई कोर्ट, ठीक है। ये मार्कर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। सच कोर्ट आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट, इसको हम लोग ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, जो तालुका कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबाउ द तालुका कोर्ट, जो हमने डिस्कस कर लिया है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग इस पिक्चर में देखने वाले हैं कि गुजरात का हाई कोर्ट कैसा दिखता है। ओके, सो 3.3 द गुजरात हाई कोर्ट। ये जो आप बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक्चुअली गुजरात हाई कोर्ट है। एंड गुजरात हाई कोर्ट आपको मिलेगा SG हाईवे पे, SG हाईवे, ठीक है। और 16 रोड के आसपास वाला एरिया है, आपको यहाँ पे ये हाई कोर्ट आराम से मिल जाएगा। वेरी ग्रैंड बिल्डिंग, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड आई थिंक ये हमारी लास्ट साइड आ गई है। यहाँ पर भी हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी फाउंड ऑफ सच काइंड ऑफ चैप्टर जो हमको केसेस के थ्रू समझाता है, क्योंकि नॉर्मल बातें लिखी हो तो हमको जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसको हम लोग किसी कहानी से या स्टोरी से कोरिलेट करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। वेल, हमारे केस का नाम है हंसाबा लैंड। हंसाबा एक लेडी का नाम है और उनकी ज़मीन के ऊपर ये कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देयर वॉज वंस अ लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन whom everywhere was afraid. He owned the majority of the land area in the town. There was an old lady, Hansaba, whose farm was near to his land. Landlord gradually started capturing the land nearby. Slowly and steady, the landlord encroached up upon the half of the Hansaba's territory, her farm, and did not give her land or money in return. Thus, in order to get back her land, Hansaba filed a court in the Taluka court. Okay? And both the landlord as well as the Hansaba presented their argument in the court. The judge heard their argument and gave the verdict in favor of the Hansaba. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक लैंडलॉर्ड होता है जिसको हम लोग हिंदी में ज़मींदार कहते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक ज़मींदार होता है जिससे सब लोग डरते हैं। क्यों? ऐसे लोग कौन हो सकते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो बहुत गुंडागर्दी करते हैं, ओके, ये सब चीज़ें करते हैं। सो इनसे सब लोग डरते हैं। अब ज़्यादातर जो उस एरिया की जितनी भी ज़मीन है ना, ये सब इनकी ही ज़मीन है, इनका ही कंट्रोल है। ओके, अब यहाँ पर इसी गांव में एक लेडी रहती हैं, बूढ़ी औरत है, इनका नाम है हंसाबा। और इनका जो खेत है ना, ये बिल्कुल हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनके खेत से अटैच्ड है। अब ये जो लैंडलॉर्ड है ना, ये चाहता है कि हंसाबा इनको ये ज़मीन, हंसाबा की ये जो ज़मीन है ये इनकी हो जाए, है ना। और ये बहुत स्मार्ट है, ये इनको पैसे भी नहीं देने और ज़मीन भी लेनी है, तो दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती ना। आपको अगर कोई घर अच्छा लगा है तो आप उसको परचेज करो। घर वालों को थोड़ी ना घर से बाहर निकाल के बोलोगे कि हमको ये घर पसंद आ गया है, चलो यहाँ से जाओ। ऐसी बातें नहीं होती है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, धीरे 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 उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और लगभग इन्होंने हंसाबा के आधे खेत को अपने अंडर में कर लिया है। हंसाबा ने कहा या तो पैसे दे दो या फिर ज़मीन खाली कर दो। कुछ गलत नहीं कहा है, जो बेसिक बातें उन्होंने कही, लेकिन ये तो भाई कहाँ किसी की सुनने वाले हैं, लैंडलॉर्ड भाई साहब हैं, ठीक है। तो हंसाबा ने क्या किया, तालुका कोर्ट में गई और भाई लैंडलॉर्ड के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। अब जब जज होता है अदालत में, जो डिसीजन देता है वो दोनों पक्षों की बात सुनता है एंड उनको लगा हंसाबा सही है एंड उन्होंने जो डिसीजन था वो हंसाबा के फेवर में सुनाया, है ना। नाउ थिंक, ये मैं कुछ चीज़ें आपके लिए सोचने के लिए देते जा रहा हूँ जो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओनली सिविल केसेस आर हर्ड इन द तालुका कोर्ट। तालुका कोर्ट में सिर्फ सिविल केसेस लड़े जाते हैं। अब ये सिविल केस क्या होता है? वेल, थिंक में सेकेंड पॉइंट,
लैंड, हाउस, लैंड एंड प्रॉपर्टी केसेस आर कॉल्ड सिविल केसेस। तो जो केसेस घर से रिलेटेड होते हैं, ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, इन सारे केसों को हम लोग सिविल केस कहेंगे, ठीक है। इफ पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन द तालुका कोर्ट दे कैन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर लोगों को लगता है कि मेरा डिसीजन मेरे फेवर में नहीं आया है ना, तो वो अपर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं। प्रेसिडेंट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो देश छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। वेल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं तो फिर वो कहीं नहीं जा सकते, उनको ये देश के कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा। वेल फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 सेमेस्टर 2 पार्ट 1। आई होप आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। कब टाइम चला गया कुछ पता नहीं चला। ओके, सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय एवरीवन एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रॉड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन यू गाइस keep